नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एसआईआर का विवाद सुलझता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और कोर्ट के आदेशों के बावजूद चुनाव आयोग जिस तरह से मनमानी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उधर लगातार एसआईआर वोट चोरी पर जिस तरह से रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उससे ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर यानी बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है चुनाव आयोग ने, 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया है, उसको लेकर जो जारी विवाद है। हालांकि अभी कल ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी स्टेज में किसी भी लेवल पर कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ी एसआईआर में तो पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग इस तैयारी में है और बार बार यह कह रहा है कि वो पूरे देश में इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और उस पर काम चल रहा है। पर जहां पर लागू किया गया है वहां अभी जिन मुद्दों पर, जिन बिंदुओं पर सवाल उठ रहे हैं वो अभी भी बरकरार हैं एसआईआर को लेकर। और इधर वोट चोरी से जुड़े मामले भी कई जगहों पर सामने आ रहे हैं, उनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और यहां बिहार में चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, चुनाव की तारीखें नजदीक आने वाली हैं, चुनाव की घोषणा होने वाली है क्योंकि नवंबर में वहां पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाने हैं। लेकिन अब वहां पर चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में थे, वहां हवाई अड्डे का उन्होंने उद्घाटन किया, कई घोषणाएं की और ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं। इससे यह पता भी लग रहा है कि शायद अब चुनाव आयोग जल्दी ही तारीखों की घोषणा करेगा। लेकिन एसआईआर का मुद्दा अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो चुनाव की तारीखें उस पे किसी फैसले के बाद घोषित होंगी या क्या होगा, इसको लेकर अभी बहुत सारी चीजें तय नहीं हो पा रही हैं। पर घोषणाएं जिस तेजी से वहां पर बढ़ती जा रही है, बिहार में सरकार की घोषणाएं, उसको देखते हुए लग रहा है कि जल्दी ही चुनाव की तारीखों की घोषणा भी होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से एसआईआर पर घिरा हुआ है चुनाव आयोग, अमलेंदु जी, और कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह से एक ही मकान में 250-300 लोगों के नाम दर्ज हैं, अगल बगल के मकानों में 500-1000 लोगों के नाम दर्ज हैं। ये शिकायतें लगातार आ रही हैं। तो ये जो इसको जो भी कहा जाए, अगर विपक्ष की भाषा में कहें वोट चोरी, इसकी जो घटनाएं हैं ये भी लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि अब हर जगह पर इसकी पड़ताल की जा रही है। हाँ बिल्कुल, अब इसकी पड़ताल की जा रही है और कई जगहों से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये घपले खूब पकड़े जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कल तो कहा, उन्होंने कहा प्रशांत भूषण से कि ये जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं आप उनकी हमको एक लिस्ट दीजिए और अगर एक भी गड़बड़ी पाई जाती है तो हम पूरी की पूरी एसआईआर प्रक्रिया ही निरस्त कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए हो सकता है समीर जी, चूँकि अब प्रशांत भूषण जो है वो जारी करेंगे लिस्ट 7 और 8 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है और वो अगर घपले पकड़े गए, चूंकि तब तक फाइनल ड्राफ्ट भी आ चुका होगा, उसका फाइनल जो सूची होगी वो आ चुकी होगी, 1 अक्टूबर को वो आनी है। तो उसके बाद फिर और गड़बड़ियां पकड़ी जाएंगी तो 7 और 8 अक्टूबर तक वो गड़बड़ियां सारी आ जाएंगी और ये बिल्कुल नामुमकिन है कि चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ियां की हैं वो उन गड़बड़ियों को वो हटा दे। 1 तारीख को जो ड्राफ्ट जारी करेगा, आप देखना ये कि उस पहले तो उसमें से वो कितने नाम काट देता है, 65 लाख तो उसने पहले ही काटे हुए थे, लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं, उनको शामिल करता है कि नहीं करता है। आधार को लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और ये है कि वो बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए है और जो भी आदेश आएगा बिहार की एसआईआर पर वो बिहार एसआईआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा एकदम स्पष्ट कर दी है और जो आदेश दिए हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। तो यहाँ चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से धमकी के अंदाज में हलफनामा दाखिल किया तो सुप्रीम कोर्ट में कि आप एसआईआर के मामले में अब दखल नहीं दे सकते, ये हमारा काम है, हमको शक्तियां प्राप्त हैं, उसको एक वाक्य ने सुप्रीम कोर्ट के ये बता दिया चुनाव आयोग को कि औकात में रहो वरना हम तुम्हें तुम्हारी औकात समझा देंगे। ये सीधे सीधे शब्दों में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन ने कहा कि अगर एक भी गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो पूरी प्रक्रिया ही हम खारिज कर देंगे। अब इसको लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही है समीर जी की जिस तरीके से घपले हो रहे हैं और विपक्ष उसको लगातार उठा रहा है। योगेंद्र यादव ने कल एक वीडियो जारी करके और कहा कि किस तरीके से बिहार में एसआईआर का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने विस्तार से जो है उस वीडियो में बताया है, लगभग
लगभग 2 मिनट का वीडियो, हम लोग उसको सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, उसको सुन लेते हैं। और इसके अलावा कहां कहां दूसरे बिहार के बाहर भी, उत्तर प्रदेश में कई अन्य जगहों से भी इस तरह की खबरें आ रही है कि कैसे फर्जीवाड़ा किया गया है मतदाता सूची के नाम पर। एक ही जगह पर, एक ही घर में, एक ही मकान नंबर पर सैकड़ों मतदाता दर्ज हैं। और ये केवल 1-2 जगह नहीं बल्कि तमाम जगहों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। खैर, सुन लेते हैं पहले योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं कि बिहार में किस तरह से मतदाता सूची के साथ खिलवाड़ किया गया है। एसआईआर का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ड्राफ्ट लिस्ट आई, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अब आप ऑब्जेक्शन और क्लेम फाइल कर सकते हैं। बताया कि 16 लाख नए लोगों ने आवेदन किया है और 4 लाख ऑब्जेक्शन मिले हैं। हमने उतार के देख लिए, पूरे नाम नहीं है, जो थोड़े से नाम चुनाव आयोग ने दिए हैं। कोई 4 लाख नए आवेदन का नाम दिया। नए आवेदन की उम्र कितनी होगी? 18 साल, 19 साल, 20 साल। हमने चेक किया, जो 4 लाख नाम अभी तक दिए हैं उनमें से सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो 18, 19, 20 साल के हैं। चलिए आप खींच के 25 साल भी कर लीजिए, तब भी 40% ऐसे हैं जो कि 25 साल से ज्यादा उम्र के हैं। और ये देखिए, ये 100 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं जो कह रहे हैं मैं नया वोटर बनना चाह रहा हूं, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया, कृपया मेरा नाम इसमें जोड़ दीजिए। मतलब क्या? फर्जीवाड़ा है, नई वोटर नहीं है। ये वो वोटर हैं 65 लाख में से जिनके नाम कट गए और चुनाव आयोग अपनी गलती ठीक करने के बजाय उनको कह रहा है कि तुम अपना पुराना एपिक कार्ड भूल जाओ और नए सिरे से फॉर्म 6 भरो। चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा है। दूसरा फर्जीवाड़ा ये देखिए ऑब्जेक्शंस में है। लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? हमने पाया कि 58% ऑब्जेक्शन करने वाले लोग खुद अपने नाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। ये लोग हैं जिन्होंने 1 महीना पहले फॉर्म भरा था, कहा था मेरा नाम जोड़ दीजिए। चुनाव आयोग कहता है कि लोगों ने अपने आप फॉर्म भरा है और 1 महीने के बाद वही व्यक्ति कह रहा है कि मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि मैं कहीं बाहर रहता हूं, क्योंकि मेरा कहीं और वोट बना हुआ है, मैं यहां नहीं रहता। और ये देखिए, ये वो सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जो कह रहे हैं कि मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि मैं फॉरेनर हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। जो कह रहे हैं कि भैया आओ मेरे को अंदर कर दो, जेल के अंदर कर दो। वो क्या रहा है फर्जीवाड़ा? 5 लोग कह रहे हैं कि मैं मृत हूं, मेरा नाम काट दीजिए, खुद कह रहे हैं। मतलब या तो उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था या ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं भरा है। सारा फर्जीवाड़ा बीएलओ के थ्रू चुनाव आयोग करवा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, लगातार उठ रहा है। और योगेंद्र यादव ने तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी दलीलें दी थी अमलेंदु जी, फर्जीवाड़ा, लेकिन चुनाव आयोग इसको बिल्कुल नहीं मान रहा है, अब तक नहीं मान रहा है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी लगातार वो अवहेलना कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी से क्या उसको सुन रहा है? हालांकि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि वो चुनाव आयोग को समझ रहा है, चुनाव आयोग को मैसेज दे रहा है, चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उसका संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बात का एहसास दिलाया चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग हर आदेश के बाद इस मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है लगातार, जबकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सब जुडिस मामले पे जिस तरीके की बातें की गई चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रहा है। समीर जी, ये विपक्षी तरफ से इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये आरोप जो हैं ये सिर्फ आरोपों तक नहीं है, जो असली चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। और योगेंद्र यादव ने विस्तार से उसको उस वीडियो में बताया। भाई, जिस व्यक्ति ने 1 महीना पहले जारी किया अपना फॉर्म 6 भरा था, वो 1 महीने बाद ही क्यों कह रहा है कि साहब मेरा नाम काट दीजिए, मैं विदेशी नागरिक हूँ? जाहिर सी बात है, क्यों कह रहा है जब 1 महीना पहले उसने किया था? वो तो ठीक है, लेकिन मृत व्यक्ति कैसे कह दे रहा है कि मेरा नाम काट दीजिए, मैं जीवित नहीं हूँ। तो ये गजब घपला जो है, धंधा जो है, ये चुनाव आयोग कर रहा है। इसका मतलब समझिए कि फर्जी नाम बहुत जोड़े गए थे और जैसा कि आरोप है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास हो सकता है फर्जी नाम चुनाव आयोग ने जोड़े हों। और इधर विपक्ष को उलझा दिया उसके 1 करोड़ वोट काट के, यानी 65 उलझा दिया कि तुम इसमें उलझो
और इधर हमने 1 करोड़ फर्जी वोट जो हमने काट दिए और असली 1 करोड़ के वोट हमने जो थे वो काट दिए और 1 करोड़ हमने फर्जी जोड़ दिए। तो यानी भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ का फायदा पहुंचा दिया, 1 करोड़ फर्जी वोट बढ़ाकर और 1 करोड़ असली वोट काटकर। तो ये चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। अगर ये पकड़ी जाती है धांधली समीर जी, तो फिर सजाएं भी हो सकती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को ये समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बीएलओ के जरिए ये किया जा रहा है और आखिरकार इसके पीछे चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होगा निश्चित तौर पर। और ये आरोप जो लग भी रहे हैं वो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और चुनाव आयोग ही हर बार ये कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है, उसको अंजाम दिया गया है। लेकिन ये जो लगातार ये घटनाएं आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। और पूरा जो पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन की निकली, उस दौरान भी हजारों की तादाद में लोग इस तरह के मामलों को लेकर सामने आए थे इस यात्रा के दौरान और नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म दोबारा से भरे हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर जो वोट चोरी एसआईआर को लेकर जो कुछ हो रहा है और जो आरोप लग रहे हैं फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है और लगातार कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और वो अब बिहार में उन जगहों पर यात्रा लेकर निकल रहे हैं जहां इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी और आज से उन्होंने पटना से अपनी यात्रा की शुरुआत की है और इस यात्रा के जरिए अब वो मतदाताओं तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी तमाम मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची से गायब किए गए थे या जिन लोगों के पास ऐसे बहुत से लोगों की लिस्ट थी, सूची थी, जनप्रतिनिधि थे, वो लोग बहुत सारे मामलों को लेकर सामने आए थे। तो ये एक फिर से एक यात्रा के जरिए एक कैंपेन की शुरुआत हो रही है और राजनीतिक माहौल इस तरह से बिहार में अब गर्म होता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री भी थे, क्या उन्होंने कहा, वहां पर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही विपक्षी नेताओं की, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा क्या है। ये बिहार अधिकार यात्रा जो आप देख रहे हैं ये आज शुरू हुई है पटना से और तेजस्वी यादव उसको यात्रा की शुरुआत के समय उन्होंने कहा क्या है, सुन लेते हैं। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जो जिले छूटे हुए हैं यानी 22-23 जिलों में वहां पर जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो गई थी, अब जो छूटे जिले हैं वहां फिर एक यात्रा लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं और ये यात्रा भी बड़ी महत्वपूर्ण है और कल प्रधानमंत्री भी रहे वहां पर। महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी, कल एक बार फिर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने दोहराया कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, एनडीए में ही रहेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि प्रधानमंत्री के साथ जब कोई वो मंच शेयर करते हैं तो वो वहां इस बात को जरूर दोहराते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब पता नहीं ऐसा वो क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं जाएंगे ऐसा लगता है और या उनको लगता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री को भरोसा दे रहे होंगे, प्रधानमंत्री को भरोसा दे रहे होंगे और कह रहे होंगे भाई ठीक है, मेरे वो नाखून और बाल वापस मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो तुमने कहा था वो सही कहा होगा। तो ये हो सकता है शायद ये बताना चाहते हो, लेकिन ये उनके बीच का मसला है समिति। इसमें हम बीच में कौन होते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन ये साफ तौर पर समझ में आता है कि मतलब नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा है बीजेपी में और नीतीश कुमार बार-बार ये चाहते हैं कि उनको भाव दिया जाए। अब कल भी प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा या कितनी सीटें दी जाएंगी और लगातार दोनों जो दल जो है बीजेपी और जेडीयू अपने अपने प्रत्याशियों की
कहीं ना कहीं घोषणा कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, कि अब हम आ रहे हैं, यहाँ से चलेगा, हमारे यहाँ चलेगा। इसका मतलब वो गठबंधन टूटने के कगार पर है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। इधर ये जिस तरीके से तेजस्वी यादव निकले हुए हैं अपनी यात्रा लेकर, समीर जी, ये यात्रा अब उन जिलों में जा रही है जहाँ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा पाई थी, तो ये वहाँ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है राहुल गांधी का फिर एक कार्यक्रम बने उस यात्रा को लेकर। लेकिन इन यात्राओं से प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, और कल जब थे वो पूर्णिया में तो कह रहे थे कि देखिए लोग यात्राएं निकाल रहे हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए। अरे घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकालना है तो आपने घुसपैठियों घुसने क्यों दी है मोदी जी? और घुस के आए हैं तो उनको निकाल बाहर करिए, कौन करेगा ये? कौन करेगा? फिर कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, तो आपको रोका किसने? भाई आपने घुसाए घुसपैठिए, उन घुसपैठियों के वोटों से आप प्रधानमंत्री बन गए। भाई उन घुसपैठियों के वोटों से ही तो बने, क्योंकि चुनाव को कह रहा है कि 2024 में घुसपैठियों ने वोट दिए, इसीलिए ऐसा ही कराना है। तो उन घुसपैठियों के वोट से आप प्रधानमंत्री बन गए, तो आपने अपने लिए उनका इस्तेमाल कर लिया और आप कह रहे हैं कि उन्हें कौन रोक लेगा? अरे विपक्ष तो चाहता है कि घुसपैठिए बाहर निकले, ताकि आपके जो फर्जी वोट चोरी करके आप इन घुसपैठियों के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं तो स्थिति स्पष्ट हो। तो ये प्रधानमंत्री इन यात्राओं से घबराए हुए नजर आए, चूंकि लग रहा है प्रधानमंत्री को कि जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा पहुंचा हुआ है। जनता लगातार अब वोट चोरी को लेकर सवाल कर रही है और ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री भी अब घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बीच यात्रा जो यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का ये जो बयान है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, इस पर तेजस्वी यादव ने भी टिप्पणी की है, वो भी सुना जाए। और बहुत ही उन्होंने तल्ख लहजे में टिप्पणी की है कि नीतीश कुमार को किसी दूसरे गठबंधन में ले कौन रहा है। तो उसको भी सुनते हैं कि नीतीश कुमार ये बार बार क्यों कह रहे हैं, क्या उनको कोई दूसरे गठबंधन वाले बुला रहे हैं या फिर वो प्रधानमंत्री के सामने उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर उनको कोई संदेह हो तो उनके भीतर का संदेह दूर हो जाए। सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा नीतीश कुमार के इस बयान पर। कह रहे थे कि जो गलती हो गया अब आपके साथ, अब आप लोग के साथ कभी नहीं आएंगे। उसी पूर्णिया में हमारे साथ भी साझा रैली की गई थी जब अमित शाह जी का रैली हुआ था, तो उसके बाद और जो कल बातें कह रहे हैं वही बात वो उस रैली में भी हमारे साथ बैठ करके कर रहे थे कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब जो गलती होगी तो। अब वो उनको ले कौन रहा है? अगर वो आना चाहे तो आप फिर से गठबंधन करेंगे, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि मेरे चाचा हैं। अब तो भाजपा के लोग उनको भगाना चाह रहे हैं, तो चुनाव है इसलिए मजबूरी है। हम लोगों का अब कोई सवाल नहीं है। हाँ, उम्र हो गया है, सम्मान है उम्र के नाते, बुजुर्ग है, लेकिन बिहार संभालने की स्थिति में अब नहीं रहेंगे। एक और सवाल की सर, तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार संभालने की उम्र भी उनकी नहीं रही, उस लायक नहीं रहे और उनको कोई अपने गठबंधन में बुला भी नहीं रहा है। और यही बात वो तब भी कहते थे जब वो हमारे साथ थे। अब शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को बार बार वो आश्वस्त कर रहे हों कि हम किसी और गठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच दूरियां दिखाई पड़ रही हैं, उससे यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह गठबंधन चुनाव तक बना रहेगा या फिर नहीं बना रहेगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री वहां पर जब रहे और उन्होंने कई परियोजनाओं की घोषणा की, उसके बाद जो नीतीश कुमार का जो कुछ बयान रहा उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी टिप्पणी की है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कुछ कहा है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। पलटुओं की जोड़ी कल से बिहार को फिर जुमलों की बारिश सुनाने के लिए निकली। कल श्री मोदी जी, जो कि अपने वादों से पलटने के लिए मशहूर हैं, वो और एक नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी बदलने के लिए मशहूर हैं, वो दोनों ही बिहार की जनता को झूठ, छल, कपट, जुमलों की बारिश करने के लिए कल बिहार में गए। लोग वहां पर आपसे एम्स देखना चाह रहे थे जो आपने बनवाया है। लोग वहां पर आपसे वो लाखों नौकरियां चाह रहे थे जिसकी जुमले की बारिश आपने की। लोग जानना चाह रहे थे कि बीपीएससी के छात्रों को लगातार लाठियां क्यों मिल रही हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, लाठी तंत्र क्यों चल रहा है। लोग जानना चाह रहे थे एक एक दिन में 6-6 पुल क्यों गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार के पुल क्यों गिर रहे हैं। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, एक्ट ऑफ गॉड तो हो नहीं सकता। लेकिन मोदी जी वहां क्या कर रहे हैं? नीतीश जी की तारीफ। और नीतीश जी क्या कर रहे हैं कि बिहारियों को डांट करके, खड़ा करके, उनका डीएनए खराब करने वाले या डीएनए खराब बताने वाले मोदी जी के सामने नतमस्तक होने के लिए कह रहे हैं।
बिहारियों का इतना बड़ा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। आने वाले समय में बिहार, बिहारी, युवा, बेरोजगार, ये सब के सब इनसे बदला लेंगे, वोट की चोट देंगे। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, सभी लोग इनसे वोट की चोट से बदला लेंगे। अब वोट की चोट देंगे, लेकिन वोट जब चोरी ही हो जाएगा तो क्या देंगे, ये भी सवाल है। और वो ये भी सवाल ये इन्हीं की पार्टी उठा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। लेकिन वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से अब हमलावर है विपक्ष, तो साफ तौर पर कहना है कि अब ये किसी भी राज्य में या किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में इसको नहीं होने दिया जाएगा। और अब जैसा कैंपेन लगातार वोट चोरी को लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए ये साफ है कि ये एक बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव के दौरान बन रहा है। चाहे वहां पर जितनी परियोजनाओं की घोषणा हो, ये सबको पता है कि अब चुनाव आने वाला है तो तमाम परियोजनाएं वहां पर शुरू होंगी। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले जो परियोजनाएं जिनकी घोषणा की जा चुकी है वो किस हाल में है, अब तक उनका क्या हुआ है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, जो परियोजना के यही तो कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत कि भाई लोग तो उस पूर्णिया के अस्पताल का दरभंगा एम्स का जो है वो इलाज कराना चाहते थे, उसका भी उद्घाटन हुआ था। तो उद्घाटन तो बहुत करके आते हैं, जाने कहाँ का उद्घाटन कर, उत्तर प्रदेश में बहुत उद्घाटन होते थे। यहाँ अमित शाह जी बताया आए थे कि होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, वो अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं 2022 से कि मुफ्त सिलेंडर कहाँ चला गया। दिल्ली में लोग इंतजार कर रहे हैं मुफ्त सिलेंडर कहाँ चला गया। जीएसटी में राहत तो दे दिए, जीएसटी में राहत दे दी है, लेकिन बताया कि जीएसटी में अब राहत मिल गई है तो जनता को आराम मिलेगा, महंगाई पे कंट्रोल होगा। इसका मतलब महंगाई सरकार बढ़ा रही थी, ये भी मान लिया है बीजेपी ने, और मोदी जी ने मान लिया है कि महंगाई बढ़ा रहे थे। तो जब मोदी जी सारी बातें खुद ही मान लेते हैं, विपक्ष को क्यों आरोप देते हैं? तो मोदी जी मान लिया ना कि जीएसटी में घटा के जनता को राहत मिलेगी, तो मतलब जनता के ऊपर मुसीबत जो थी वो जीएसटी से आपने डाली हुई थी। तो ये समझ में आ गया। तो अब प्रधानमंत्री खुद ही इसको बात को मान लेते हैं। लेकिन उनसे सवाल वही है कि आप जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, अब जिस राज्य में चुनाव होता है तो 6 महीने पहले प्रधानमंत्री के दौरे पर आते हैं, हर हफ्ते में 1 बार 2 बार उनका जाना हो ही जाता है, और सारी योजनाएं उसी समय होती हैं जिस समय चुनाव होता है। उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि अब प्रधानमंत्री को वहाँ भी आना। अच्छा, हर उस राज्य से रिश्ता हो जाता है उनका जहाँ चुनाव होता है। अब यहाँ मखाना खा रहे थे, बता रहे थे कि साल में जो है वो 300 दिन मखाना खाते हैं। अब बताइए, अगर प्रधानमंत्री हमारा साल में 300 दिन मखाना खाता है तो गरीब बेचारा क्या खाएगा? उसको तो रोटी नसीब नहीं हो रही है 2 जून की। तो अब प्रधानमंत्री लेकिन खा रहे हैं मखाना, तो प्रधानमंत्री है, उनको अच्छा लगता है तो मखाना खा सकते हैं। वो कई हजार करोड़ के प्लेन में घूमते हैं हम लोग टैक्स पेयर के पैसे पे, तो मखाना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आम जनता जो सवाल पूछ रही है, उसकी रोजी रोटी के जो सवाल हैं, आखिर उस पर प्रधानमंत्री की क्या राय है, प्रधानमंत्री उसके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार ने अब तक क्या किया, इस पर प्रधानमंत्री के पास ना कोई रोड मैप है और ना प्रधानमंत्री के पास कोई श्वेत पत्र है कि उनकी सरकार ने जनता की भलाई के लिए 11 वर्षों में किया क्या है। जी बिल्कुल। और इस पर भी वहां पर 20 साल के नीतीश कुमार के सुशासन पर वोट मांगने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये किसी भी सभा में अब वहां पर सुशासन का नाम जल्दी नहीं लिया जा रहा है, ना तो प्रधानमंत्री की ओर से ही और ना ही नीतीश कुमार की ओर से। लेकिन वहां पर 20 साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बल पर और ये वोट लेने की कोशिश की जा रही है। पर यही 20 साल की जो उपलब्धियां हैं ये नीतीश सरकार के लिए उसको बैकफुट पर ले जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन 20 सालों में क्या कुछ हुआ, शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंची, रोजगार कितने लोगों को मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था का जो हाल है इन दिनों उसके लिए कौन जिम्मेदार है। बहुत सारी चीजें लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। अभी कल भी तमाम जो प्रदर्शन कर रहे थे, परीक्षाओं में धांधली ना हो सिर्फ इसके लिए प्रदर्शन मांग कर रहे थे छात्र, उनको वहां से जबरन हटाया गया। तो छात्रों को लगातार वहां पर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पेपर लीक हो रहा है, पेपर सही से हो इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, और आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उनको मारा पीटा जा रहा है। इस तरह की वहां पर व्यवस्था चल रही है। ये विपक्ष इन सारी चीजों को उठा रहा है, और ये चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार के लिए निश्चित तौर पर काफी नुकसान पहुंचाने वाली होंगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो इस समय है वो बिहार में एसआईआर, जो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चल रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, सवाल किया है चुनाव आयोग से भी और सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है।
वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, 75 लाख वोट पड़ाए। बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। देश सबसे बड़ा है, अगर देश सुरक्षित नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया, और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोलते। तो ये वोट चोरी का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, ये तमाम दूसरे मुद्दों पर सबसे ज्यादा ये प्रभावी मुद्दा बन गया है बिहार चुनाव के संदर्भ में। और इसके अलावा जो 20 साल का नीतीश कुमार का सुशासन है, वो सुशासन कितना वहां पर लोगों को सुशासन महसूस हो रहा है, वो भी एक चुनावी मुद्दा है। और साथ में केंद्र सरकार के पिछले 11 साल, ये सारी चीजें वहां पर सरकार को कहीं ना कहीं उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी का काम कर रही हैं, और वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखाई पड़ी हो या फिर उसके बाद भी लगातार वहां जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको लेकर जो वहां आंदोलन हो रहे हैं, उसके दौरान ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ये इसी की वजह से। और समीर जी, एक चिंता जो है वो केंद्र सरकार को होने लगी है आंदोलनों को लेकर। और एक अंग्रेजी अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि साहब गृह मंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है कि 1974 के बाद देश में जितने आंदोलन हुए उनकी फंडिंग का पता लगाया जाए, इनको फंडिंग किसने की थी। अब इस 74 के बाद के आंदोलन में तो राम जन्मभूमि का आंदोलन भी आता है समीर जी, अन्ना आंदोलन भी आता है, तो इसकी भी जांच होगी। फंडिंग, आरक्षण विरोधी आंदोलन भी आता है, तो इसकी भी विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए कि कहां से पैसा आया। क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के लेकर तो बहुत सारी बातें होती रहती है। मुझको जहां तक ध्यान पड़ता है, आईटी कमिश्नर थे विश्वबंधु गुप्ता, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को जो था वो नोटिस इशू किया था कि इस चंदे को लेकर कि ये चंदा कहां से आया। मतलब मेरी याददाश्त जो साथ दे रही, चूंकि काफी पुराना मसला हो गया, तो इस सब की भी जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी को कहां से पैसा आता रहता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अन्ना आंदोलन का आपने नाम लिया ही, आरएसएस उसमें शामिल था, उसको पैसा कहां से आता है, तो ये भी जांच होनी चाहिए। आरएसएस जो गैर पंजीकृत संस्था है, उसको कहां से पैसा आता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंध कुछ खराब हो रहे हैं, और आरएसएस शायद अमित शाह को शायद बनाना नहीं चाहता प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये तो बनना चाहते हैं, जो तैयारियां चल रही है उस हिसाब से। तो हो सकता है कि अब आरएसएस पे दबाव बढ़ाने के लिए कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन जो है उनकी भी जांच होगी कि फंडिंग कहां से आता है, तो ये एक दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है। मतलब हम इस पे दावे के साथ नहीं कह सकते क्या है, या नेपाल में जो हुआ या उससे पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उससे घबरा गई है सरकार कि ऐसा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो चुकी। लगातार सोशल मीडिया पे ये बात होने लगी, उनके बीजेपी के नेता खुद जो थे कहने लगे कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बातें होने लगी। तो इससे हो सकता है घबरा कर कुछ चल रहा हो, लेकिन हम इस पर जान नहीं जाते। लेकिन ये घबराहट जो है ये साफ तौर पर समझ में आती है, और जिस तरीके से वोट चोरी पकड़ी जा रही है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग घबराया हुआ है, और बीजेपी जो है जिस तरीके से उसका संबंध चुनाव आयोग से दिखाई पड़ रहा है, जो विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी चोरी कर रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इसको जनता जो है वो सच मानने लगी है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप बात कीजिए वो छूटते ही कहता है कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल, और सबके पास इस वोट चोरी से संबंधित 2-4 उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। कोई अपना बताएगा, अपने बूथ का बताएगा, किसी और के बूथ का बताएगा। यानी ये आम लोगों में ये बात जा चुकी है कि किस तरह से मतदाता सूचियों में धांधली की गई है और उसका इस्तेमाल किया गया है, फायदा पहुंचाया गया है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन चुनाव आयोग लगातार इन बातों को नकार रहा है। पर कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था अमलेंदु जी, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि चुनाव आयोग अब जरूर सहमा होगा, क्योंकि सीधे तौर पर कहा कि अगर एक भी स्टेप पर गड़बड़ी पाई गई तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया आप पूरे देश में लागू करने की सोच रहे हो इसी तरीके से। लेकिन जो जहां आपने इसको लागू किया है उसको भी हम खारिज कर देंगे, निरस्त कर देंगे। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर एक भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो, और ये कहा उनसे जो प्रशांत भूषण से कि आप हमको लिस्ट दे सकते हैं ये क्या क्या जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं। और पूछा उन्होंने कि वो सीपीआईएम के लोग कहाँ हैं जिन्होंने तो काफी
कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और विधिक प्राधिकरण जो वो भी काम नहीं कर रहा है। तो इसको पूछा उन्होंने, तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है कि इनकी गड़बड़ियाँ जो है वो सूचीबद्ध करके दी जाए, चुनाव आयोग जो गड़बड़ियाँ कर रहा है, और निश्चित तौर पर 7 तारीख को ये गड़बड़ियाँ दी जाएंगी, और जब ये गड़बड़ियाँ दी जाएंगी तो चुनाव आयोग की चोरियाँ पकड़ी जाएंगी। जी बिल्कुल, पकड़ी जाएंगी। और सीधे तौर पर कहा है कि अगर एक भी लेवल पर कहीं भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। और इधर ये जो आप देख रहे हैं ये बिहार अधिकार यात्रा, इसको लेकर आज तेजस्वी यादव निकले हैं और ये उन जगहों पर ये यात्रा जाएगी जहां पर वोटर अधिकार यात्रा जो पिछले दिनों चली थी 16-17 दिन लंबी, कई जिलों में वो नहीं गई थी, लगभग 22-23 जिलों में वो यात्रा उसने कवर किया था। जहां नहीं गई है, अब इस यात्रा को लेकर निकले हैं तेजस्वी यादव। और क्या कह रहे हैं इसको लेकर आरजेडी के सांसद संजय कुमार यादव, उनको सुनते हैं। और लगातार जो जमीन पर उतरकर इंडिया गठबंधन वोट चोरी और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को लेकर जो आम जनता के बीच जा रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है कि इस सरकार के बारे में और वोट चोरी को लेकर आम लोग क्या कह रहे हैं। सुनते हैं संजय कुमार यादव को, इस बिहार अधिकार यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ जिले छूट गए थे जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता और वहाँ के जो नेतागण थे वो लोग आए और उन्होंने कहा कि ये जो जिले रह गए हैं पहले भी छूट गए थे तो आप इनको करिए। तो तेजस्वी जी ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये यात्रा निकालने का निर्णय लिया। दूसरी बात, ये एक नए बिहार के संकल्प के साथ, ये बनाने के संकल्प के साथ तेजस्वी जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। युवाओं को नौकरी और रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसानों की मेहनत और शिक्षकों के सम्मान, बिहार में उद्योग धंधे लगे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, जो वंचित उपेक्षित शोषित हैं उनको 65% आरक्षण मिले, इन सब मुद्दों के लेकर तेजस्वी जी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। और ये आज जहानाबाद से शुरू होकर जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर होते हुए लोकतंत्र की जननी वैशाली में इसका 20 तारीख को समापन होगा। तो आप उन जिलों में जा रहे हैं जहां आप वोट अधिकार यात्रा नहीं निकाल पाए। जी। तो राहुल गांधी नहीं है इस यात्रा में, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, राहुल जी का अपना ऑल इंडिया लेवल पे प्रोग्राम लगा हुआ है, वो वोटर अधिकार यात्रा थी। जैसे मैंने कहा कि कुछ जिले छूट गए थे और इन जिलों में हमारे बहुत सारे सिटिंग विधायक भी हैं, तो उनकी एक प्रबल मांग थी कि सर यहाँ आइए तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम 4 दिन में ये सारे 8-10 जिले पूरे कर देंगे। अभी तक इंडिया अलायंस के साथ आप लोग का जो है सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात नहीं बन पा रही है, चेहरे को लेकर बात नहीं बन पा रही है, इसके पीछे क्या वजह, क्यों लेट हो रहा है आप लोग में? चेहरा जो बिहार के पास है पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है, तो उसमें कई किंतु परंतु लेकिन यद्यपि है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सीट शेयरिंग की बात कौन लोग कर रहे हैं? अभी सार्वजनिक थोड़े गांधी मैदान में बैठ के हम सीट शेयरिंग करेंगे, सारी चीजें स्मूथली चल रही है, लेकिन एनडीए में क्या चल रहा है उस पर प्रश्न होना चाहिए। हम लोग तो साथ में जो कार्यक्रम हुआ सबने देखा है कैसे जन उबार था। बिहार के लोगों ने अपनी जन भावना का, लोकतंत्र में जन आस्था का प्रकटीकरण किया। और फिर आज से देखना आप, बदलाव की आहट अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब वो समझना नहीं चाहते, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। एक और सवाल, कल आपने मंत्री जीवेश मिश्रा पे एफआईआर करवाई दरभंगा जाकर। हाँ। आज आप लोग पे भी एक एफआईआर करवाया गया है किसी गुड़िया देवी के द्वारा कि माई बहन योजना में आप लोग फोर्सफुली उनसे। तेजस्वी यादव एक अति पिछड़े समाज के निष्पक्ष पत्रकार को बिहार के माननीय मंत्री ने माँ और बहन की गाली देकर स्वयं पीटा। हम कह रहे हैं कि स्वयं उस मंत्री ने पीटा, और ये उसी थाने और उसी जगह उसी विधानसभा में ये गाली दी गई जहां कथित रूप से इन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जी को दी गई। ये उसी विधानसभा उसी थाने का मामला है। उन्होंने नहीं ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं दरभंगा गए, उस पत्रकार साथी को लिया और एफआईआर करवाई। डरपोक लोग, कायर लोग क्या करते हैं,
पीछे से फिर रात में पता चला कि एक FIR कराई है 2 दिन पर किसी महिला के। आज हमारी यात्रा है, हम उस महिला को भी साथ लेके उसके घर जाएंगे, थाना में भी जाएंगे, और जो ये मंत्री जी है ये भी आ जाएं, पता कर लेंगे। डरने वाले लोग हैं, मंत्री जी की तरह गुरिल्ला वार थोड़ी करते हैं, मर्द लोग हैं। सामने से लेके गए पत्रकार को, FIR कराई, और जो कराई है उसका भी जांच करें, इनकी पुलिस है। तो ये यात्रा उन जगहों पर निकल रही है जहां पर वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी, और इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश, और जो वोट चोरी का मुद्दा है उस मुद्दे से लोगों को जोड़ने की कोशिश और उनकी शिकायतें, ये सारी चीजें, इसका ये मकसद है। और जैसा बता रहे थे कि संजय यादव जो RJD के सांसद हैं, कि वहां बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर वो पिछले विधानसभा चुनाव में सीटें जीती थी RJD ने और इंडिया गठबंधन ने। वहां के विधायकों की मांग थी, वहां के लोगों की मांग थी कि एक यात्रा और निकाली जाए। तो ये यात्रा है। हालांकि ये सवाल भी पूछा गया उनसे कि फेस को लेकर, CM फेस को लेकर, लेकिन इसको अभी ये चर्चा नहीं होगी। ये जहां चर्चा होनी है उस मंच पर ये चर्चा होगी। साफ तौर पर ये संजय यादव बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इस यात्रा में आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी बिहार के हर यात्रा में, हर कार्यक्रम में शामिल तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। पंजाब गए हुए हैं, अभी वहां पर गए हुए थे, वहां बाढ़ आई हुई थी, वहां भी उनको पुलिस ने किस तरीके से रोका है। ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बिहार की जो ये बिहार अधिकार यात्रा है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधे आम मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश है, आम लोगों से जुड़ने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, ये सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ने की कोशिश है, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश है, और जो अन्याय हो रहा है जनता के साथ, वोट काटे जा रहे हैं, उसको लेकर जो है ये सीधे सीधे अपनी बात मतलब उनकी समझने की आवश्यकता है। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो और इसलिए जो है समीर जी समझा सकता है कि इसका असर कितना हो रहा है, और जनता इस यात्रा को हाथों हाथ ले रही है। और एक अभी बीच में सर्वे आया समीर जी, और सर्वे में ये आया कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद बिहार का माहौल एकदम बदल गया है, और 58% के आसपास लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ये सरकार जो है बुरी तरीके से विफल हुई है। और वोट चोरी को लेकर भी लगभग इतने ही लोगों का मानना है कि ये वोट चोरी हो रही है। तो इस तरीके के सर्वे तमाम आना शुरू हो गए। तो अब सर्वे की तो हम बात नहीं करते, सर्वे किस तरीके से आते हैं, किस तरीके नहीं आते हैं, लेकिन आम जनता का मूड जो है वो बात सुनकर उसकी समझा जा सकता है। यात्रा को समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग जुट रहे हैं। पूरी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जिस तरीके से लोग लंबे समय तक इंतजार करते रहे, और सड़कों पे हमने जो हुजूम देखा, हालांकि मेन मीडिया जो कहा जाता है, कॉर्पोरेट मीडिया जो है, उसने उसको ब्लैकआउट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंची, और एक जनउभार जो है वो साफ तौर पर खड़ा हुआ। जी बिल्कुल, वहां दिखाई पड़ा है। और अब ये बिहार अधिकार यात्रा लेकर आज तेजस्वी निकल रहे हैं बिहार में, उन जगहों पर जहां वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा पाई थी। यह सवाल तेजस्वी से भी पूछा गया कि आखिर CM फेस कौन होगा, और चूंकि CM फेस को लेकर बिहार में लगातार चर्चाएं हो रही है। NDA गठबंधन में नीतीश कुमार को अभी तक, वो मुख्यमंत्री है, 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन NDA ने अभी तक उनको आधिकारिक रूप से CM फेस घोषित नहीं किया है। ये सवाल इंडिया गठबंधन में भी पूछा जा रहा है। तेजस्वी यादव क्या जवाब दे रहे हैं वो भी सुन लें, वो भी बहुत जरूरी है, सुनना जरूरी है कि क्या कह रहे हैं CM फेस को लेकर तेजस्वी यादव। लोग जानना चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी जी हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं, आप सबसे हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री फेस को लेकर। और ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कही गई है कि यहां हर सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, सीट शेयरिंग में, चाहे जिस पार्टी के हिस्से जो भी सीट आए। और जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी उस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, अलग अलग दलों के नेताओं ने यही बात कही थी, और वही बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव की कोई कंफ्यूजन CM फेस को लेकर नहीं है। तो बहुत दिलचस्प ये लड़ाई है, लेकिन
वोट चोरी को लेकर जिस तरह से बिहार में चर्चाएं हैं, एसआईआर को लेकर जिस तरह से हर दिन एक न एक नई घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे चुनाव आयोग की परेशानी तो बढ़ी ही है, सबसे ज्यादा उसका नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल सभी जी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान दिखाई पड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो हवाइयाँ उनकी उड़ती हुई देखी जा रही हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल इस यात्रा को लेकर हमला बोला, उससे साफ तौर पर समझा आता है कि प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए दिखाई पड़ते हैं। उनको लग रहा है कि जनता में बात पहुँच गई है और राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है, उससे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा घबराए हुए दिखाई पड़ते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है जो आएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी की असली कारस्तानियां जो है वो सामने आ जाएंगी। ऐसा होता है तो क्या यहाँ कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं कि भाई ये तो वोट चोरी से सरकार बनी हुई है, जनता में इसका क्या संदेश जाएगा, ये बातें आ सकती हैं। तो प्रधानमंत्री इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए निश्चित तौर पर नजर आते हैं। लेकिन समीर जी, इस बीच एक चर्चा और कर ली जाए कि एक चिड़ियाघर जो था, निजी चिड़ियाघर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT वनतारा SIT एक बनाई। अगस्त के आखिरी दिनों में वो SIT बनी, लगभग 15-20 दिन में उसकी जांच पूरी हो गई, क्लीन चिट मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और आदेश भी दे दिया कि अब इनके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, कोई याचिका दायर नहीं करेगा और वनतारा के मालिक अगर चाहें तो जिन्होंने उनके खिलाफ खबरें लिखी हैं या चलाई हैं या बातें की हैं, उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा न्याय है। इसको लेकर जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं संचार, उन्होंने बहुत तीखा सवाल जो है वो उठाया है। जी बिल्कुल, ट्वीट किया है जयराम रमेश ने, उनके ट्वीट को भी हम लोग देख सकते हैं। वो सवाल उठ रहे हैं कि 3 हफ्ते के भीतर यहां जांच भी होती है, SIT भी गठित हो जाती है, जांच भी हो जाती है, रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला भी सुना देता है। इतनी त्वरित न्यायिक प्रक्रिया शायद ही कहीं दिखाई पड़े, जबकि न्यायपालिका में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और महीने 2 महीने से नहीं, सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही 5.5 सालों से। हाँ, जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही है कि रात को 2:30 बजे हमें फाइल मिली तो सुनवाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, उस जमानत पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि जमानत अधिकार है, जमानत पर सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। खैर, इस पर वनतारा के मामले में जो निजी चिड़ियाघर है उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है और वही जयराम रमेश लिख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो लंबे विलंब से परिभाषित होती है, यानी जिसकी पहचान ही बन गई है कि यहां पर बहुत न्याय मिलने में देरी होती है, जब चाहे तब अत्यंत तीव्र गति से कार्य करती है। 25 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा के मामलों की एक विशेष जांच दल यानी SIT द्वारा जांच का आदेश दिया। 4 प्रतिष्ठित सदस्यों वाली SIT को 12 सितंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। SIT ने अपनी रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की और 15 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 7 अगस्त 2025 को दायर एक जनहित याचिका से शुरू हुए मामले को बंद कर दिया। काश सभी मामलों को इतनी शीघ्रता और स्पष्टता से निपटाया जाता, बेशक इस रहस्यमय सीलबंद लिफाफे के चक्कर के बिना। तो बहुत तंज कसा है न्यायपालिका पर और व्यवस्था पर पूरी कि किस तरीके से कैसे यहां न्याय होता है और कितने भी सवाल उठाए गए हो, पर्यावरण से संबंधित हो चाहे और चीजों से संबंधित हो, हर मामले में जांच करके क्लीन चिट दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से क्लीन चिट दे दी। हाँ, क्लीन चिट दे ही दी, मतलब जो क्लीन चिट आई थी उसको एक्सेप्ट किया और मुकदमा बंद कर दिया और आदेश दे दिया कि अब कोई इनके खिलाफ बात नहीं करेगा। तो यानी एक तरीके से तो ये न्याय की जो माहौल एक तरीके से आप कह सकते हैं समीर जी, वो इस तरीके से उड़ता है, तो ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। तो अब ये माहौल किस तरीके का ये देखा जा सकता है किस तरीके का है। लेकिन कल राहुल गांधी जो थे समीर जी गए थे पंजाब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए और कल उनकी वहाँ काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक जो थी वहाँ के पुलिस अधिकारियों से हुई, चूँकि उनको रोका गया, उनको जाने नहीं दिया गया। इसको लेकर काफ़ी जो थी वो हुई और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो बाढ़ के चलते हुआ है। प्रधानमंत्री तो हवाई जहाज से यात्रा करके अपना लौट आए थे, हवाई जहाज से देख करके, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री नहीं
रहे थे जब तक कि उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था। उपराष्ट्रपति पद पर वोट डालने के बाद फिर प्रधानमंत्री वहाँ गए। राहुल गांधी कल पहुंचे तो उनको वहाँ रोका गया और वहाँ सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं है। तो ये किस तरीके से मतलब एक कह सकते हैं कि जो संधि है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, वो भी समझी जा सकती है। लेकिन भूपेश बघेल जो वहाँ कांग्रेस की तरफ से पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने बताया है कि ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ समस्या है पंजाब में और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम लोग सुन सकते हैं भूपेश बघेल जो हैं वहाँ पंजाब की बाढ़ को लेकर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब की बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री ने भी वहाँ दौरा किया था, जैसा बताया अमलेंदु जी ने। तो सुनते हैं भूपेश बघेल को पंजाब की बाढ़ के बारे में क्या कह रहे हैं, और जहाँ राहुल गांधी भी दौरे पर थे। आज राहुल गांधी जी के साथ बाढ़ जो उतर गया उसके बाद जो स्थिति है, और बहुत सारे परिवार जिनका मकान टूट गया है, बहुत सारे ऐसे किसान जिसके मवेशी बह गया है, बहुत सारे ऐसे किसान जिसके पूरी फसल मिट्टी में दब गया है। सैकड़ों एक गांव में, जो गांव का रकबा 700 है और 700 के 700 एकड़ जमीन केवल मिट्टी है। तो करीब कम से कम 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुआ है। पानी भरा हुआ है, फसल वहाँ खड़ी हुई है या दब गया है, तो वहाँ से अब बदबू उठने लगी है। तो स्थिति अभी बहुत संभालने का आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो लड़ाई है उसके कारण से पंजाब को नुकसान हो रहा है। स्थिति ये है कि ये सारी जो बाढ़ है वो सतलज, ब्यास और रावी में, लेकिन ये सब बॉर्डर एरिया, नदी के उस पार पाकिस्तान है रावी का और इस पर हिंदुस्तान है। दुर्भाग्यजनक बात है, कुछ गांव है वो नदी के उस पार है जो भारत में है, और वहां जाने के लिए राहुल गांधी जी प्रयास किए तो केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने सुरक्षागत कारणों से नहीं जाने देंगे। बोले भारत में आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और बाढ़ पीड़ित लोग उससे मिलना है, उसे मिलने नहीं दिया। आखिर में काफी जद्दोजहद के, लेकिन जाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। जो बोट लगा था उसको हटवा दिए। तो बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है पंजाब को, और जो भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई में वहां के लोगों को बड़ा उसका नुकसान उठाना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है वहाँ, और बता रहे हैं कि राहुल गांधी गए थे वहाँ मौके पर देखने के लिए, और किस तरीके से नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया पे तमाम समीर जी इस तरीके के देखे। और यहाँ एक बार महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड की बाढ़ का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये बहुत सख्त टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया लगता ये है कि वनों की अवैध कटाई की वजह से ये संकट आया है। और समीर जी, कल पवन खेड़ा ने एक आरोप लगाया था कि 10 लाख पेड़ आम और लीची के लगे हुए जो हैं वो अडानी को जो है वो जमीन दे दी गई 1 रुपए की लीज पर सिर्फ, और इसका मतलब कि अब वहाँ भी इस तरीके का संकट पैदा होगा। तो ये संकट जो प्राकृतिक आपदाएं कही जा रही हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, बल्कि ये सरकार की नीतियों की वजह से जो वनों की कटाई हो रही है उसकी वजह से ये संकट देखने में आ रहा है। उत्तराखंड में आज सुबह समीर जी एक बादल फटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। देहरादून के पास सहस्त्रधारा में वहाँ के बहुत विजुअल जो है वो परेशान करने वाले हैं। और हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश के बाद एक देहरादून में एक संस्थान जो था शिक्षण संस्थान वो पूरा जलमग्न हो गया, वहाँ से 200 बच्चों को बचाया गया। एनडीआरएफ ने जो है जिला मुख्यालय पर रेस्क्यू किया, वो विजुअल्स हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ किस तरीके की बाढ़ की स्थिति और किस तरीके से वहाँ बचाव चल रहा है। जी बिल्कुल, और उत्तराखंड में भी लगातार ये चेतावनी दी जाती है, कहा जाता है, सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, इतनी आपदाएं वहाँ लगातार आ रही हैं, लेकिन न तो जंगलों का कटान रुक रहा है और न ही वहाँ पर पहाड़ों का कटान
निर्माण रुक रहा है और फिर एक बार आपदा से प्रभावित है उत्तराखंड भी, और आज भी वहां रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उससे तबाही हो रही है बड़े पैमाने पर। पंजाब में भी हुई, लेकिन पंजाब में जिस तरह से वहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद की बात कर रहे हैं, उससे वहां की आम जनता उससे सफर कर रही है। वो बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस तरह की आपदा में भी सरकारों के बीच राजनीति का खेल किस तरह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपदा के बीच अवसर निकाले जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपदा के बीच ओछी राजनीति की जाएगी ये हिमाचल प्रदेश लगातार मांग कर रहा है कि भाई इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। पिछली साल भी इसी तरीके का हुआ था और हिमाचल प्रदेश को पैसा नहीं दिया गया। वायनाड में भूस्खलन हुआ, प्रधानमंत्री खुद भी वहां होकर आए, लेकिन उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, दोनों ने मांग की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। केरल सरकार ने मांग की, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। अब प्रधानमंत्री पंजाब होकर आए तो कुछ रुपया देने की घोषणा की कि हम देंगे, उत्तराखंड के लिए भी दी, लेकिन वो उनके मुंह में जीरा है। ऐसे समय में जब जरूरत होती है तो वो आपदा में दिया जाए, और आप राज्यों का जीएसटी का हिस्सा नहीं देते हैं तो राज्य सरकारें किस तरीके से ऐसी आपदाओं से निपटें, तो ये एक बड़ा संकट। यानी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी समीर जी जिस तरीके की ओछी राजनीति की जाती है, उसको लेकर विपक्ष के निशाने पे मोदी जी की सरकार रहती है। निश्चित इसको देखा जाए, कल राहुल गांधी ने भी जो था वो बहुत सारी बातें कही थी। वहाँ जो जिस तरीके की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति पंजाब में है, और वहाँ जाकर वो मिले भी थे। वहाँ जाकर हम लोगों ने कल उनके विजुअल भी दिखाए थे समीर जी की, वो एक गुरुद्वारे में गए थे, वहाँ भी जाकर हम लोगों ने देखा था कि वो गुरुद्वारे में जाकर किस तरीके से बात कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने वहाँ दिखाई थी। और उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, वो जाके मिले थे जो एक गाँव है, इसका नाम है घोनेवाल गाँव है, वहाँ जाकर वो मिले थे और उन्होंने वहाँ मिलने के बाद वहाँ के विजुअल जो थे वो जारी किए थे। विजुअल जारी करने के बाद जो उन्होंने कहा, लिखा उस पर, बिल्कुल उन्होंने ट्वीट भी किया राहुल गांधी ने, और उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि बाढ़ ने पंजाब में भीषण तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में गांव वासियों से मिला, उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी जिंदगियां, दर्द आंखों में साफ दिखता है मगर हौसला अटूट है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी पीड़ितों के हाथों तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस त्रासदी में मैं हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, उनकी आवाज बुलंद करूंगा और उन्हें हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है। तमाम तस्वीरें भी उन्होंने इस अपने जो ट्वीट है इसके साथ उन्होंने टैग की हुई है, जहां वो उन जगहों पर लोगों से मिल रहे हैं जहां बाढ़ ने उनका सब कुछ छीन लिया है, बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। लेकिन इसमें भी अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जिस तरह से विवाद की खबरें आ रही हैं, वो बहुत हैरान करने वाली है कि यहां इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, बाढ़ से पूरा पंजाब प्रभावित है, और वहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक एक विवाद जो है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। हाँ, राजनीतिक विवाद सामने आ रहा है, और राजनीतिक विवाद ही नहीं समझिए, उस पर मतलब राजनीतिक बयानबाजी भी जो है हो रही है। ऐसे समय में जब अब प्राकृतिक आपदा है तो भाई जनता तो ना बीजेपी की है और ना आम आदमी पार्टी की है, जनता तो इस देश की है और पंजाब की है। तो यहाँ पे मतलब ओछी राजनीति को दोनों दलों को किनारे रखना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन अब बताइए, वो बताया गया कि साहब पंजाब में जो बाढ़ आई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चंदा इकट्ठा करेंगे घर घर, इस तरह की खबरें आई थी। तो अब ये ठीक है, तो आपकी वहाँ क्या पंजाब सरकार कमजोर है, फिर आपने केंद्र से क्यों नहीं मांगी मदद, और केंद्र सरकार ने मदद क्यों नहीं दी समय पे? ये बहुत सारे सवाल हैं। जिस समय था वहाँ बाढ़ इतनी भयंकर थी तो उस समय पंजाब की क्या मदद की गई, ये सवाल तो उठते हैं। और समीर जी, ये कहा जाता था हमने पंजाब से जो पानी आता था पाकिस्तान को, वो हमने रोक दिया है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया, पाकिस्तान तड़प रहा। अरे भाई, आपने अगर पाकिस्तान का पानी रोका था तो उस पानी रोकने की वजह से पंजाब को यह हाल हुआ। बिल्कुल। तो अब इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर दोनों सरकारों का, पंजाब सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के साथ आप अन्याय मत कीजिए, क्योंकि जनता कभी किसी की नहीं होती। समझिए, जो जनता आज आपको वोट दे रही है कल दूसरे को वोट दे सकती है। तो ये आप अगर ये देखें कि आपदा में अफसर ढूंढने की साहब केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो वहाँ की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो जाएगी और बीजेपी को वोट दे देगी, तो ऐसा होता नहीं है समीर जी। बिल्कुल। और क्या है, आपदा है, इसमें तो मदद की जरूरत होती है और वो केंद्र
सरकार और राज्य सरकार दोनों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर मदद की बजाय दोनों ही पार्टियां आपस में लड़ती दिखाई पड़ रही हैं तो फिर वही हाल होगा जिस तरह से दिल्ली में यहां पर विकास के नाम पर यहां दोनों ही पार्टियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हमेशा विवाद ही चलते रहे। विकास के बजाय यहां दोनों पार्टियों के बीच विवाद ज्यादा चर्चा में रहा करते थे दिल्ली में। हालांकि अब सारे विवाद भी खत्म हो गए हैं। अब सारे विवाद खत्म हो गए हैं और दिल्ली का जो हाल है समीर जी, इस बारिश में हम लोगों ने देखा दिल्ली का क्या हाल हुआ। अब उसको लेकर कोई अब कुछ बात करने को तैयार नहीं है। अब जो हमारे केजरीवाल वो भी हाँ वो यमुना भी साफ हो गई और केजरीवाल ही अब धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री होते हुए धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते थे, लेकिन अब विपक्ष में है तो धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठ रहे हैं। मतलब जिस समय बैठना चाहिए उस समय नहीं बैठ रहे। जब मुख्यमंत्री थे तब बैठ जाया करते थे। तो ये बहरहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति में इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन ये इन हथकंडों की कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि जनता सब समझती है कि कौन जो कर रहा है उसका मकसद क्या है। तो आप दिक्कत ये समीर जी कि राजनेता समझता है कि जनता मूर्ख है और उसके हथकंडों को नहीं समझती है। जी बिल्कुल, लेकिन जनता सब कुछ समझती है और जनता सब कुछ जानती है और समय आने पर जनता एहसास भी करा देती है कि उसको सब कुछ पता है। वो चाहे यहां पर आपदा के समय राजनीतिक दलों की राजनीतिक बयानबाजी हो, आपदा में किस तरह से राहत पहुंचा रहे हैं वो हो, या फिर चाहे मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो, चुनाव वोट चोरी का मामला हो, SIR हो, विकास हो, ये सारी चीजें हैं। जनता को सब कुछ पता रहता है। अब जिस तरह से बिहार चुनाव के समय अब राजनीति का पूरा केंद्र इस समय बिहार बना हुआ है, तो बिहार में भी कई सारे मुद्दे इस समय हावी हो रहे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय वोट चोरी और SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लगातार SIR में गड़बड़ी की शिकायतें और SIR के जरिए किस तरह से चुनाव आयोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए लगा हुआ है, इसके खुलासे हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में इन सारे सवालों के क्या जवाब देगा, अगली सुनवाई जब होगी तब इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन इन बातों को बताने के लिए एक बार फिर तेजस्वी यादव बिहार में बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के फिर दौरे होंगे और ये दौरे तब तक होते रहेंगे, घोषणाएं होती रहेंगी जब तक चुनाव की वहां पर घोषणा नहीं कर दी जाती है। इस बीच लगातार उनके दौरे होंगे और अभी कल जो दौरा हुआ है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये घोषणाएं केवल चुनाव के समय ही होती हैं और उनके बाद उन पर अमल भी नहीं होता है। कई उदाहरण उसके दे रहा है विपक्ष, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के सवाल अब आने वाले दिनों में बढ़ते ही जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप के दौर थमने वाले नहीं है। बनी रहेगी इन सब पर नजर हमारी भी, आपको अपडेट और लगातार तमाम खबरों से वाकिफ कराएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।